हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर हरिंदर कुमार। तो जैसा कि हमने पहले दो लेक्चर्स में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर के दो टॉपिक डिस्कस किए हैं। पहले टॉपिक में हमने डिस्कस किया है डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोलॉजी। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने अडेप्टेशंस के बारे में बात की है। आज का जो हमारा थर्ड लेक्चर है, दिस इज़ अबाउट रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स। सो बहुत टाइप के एबायोटिक फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हमने कल के लेक्चर्स में जो फर्स्ट हमारा लेक्चर है उसमें बात की है, जैसे टेम्परेचर है, लाइट है, वाटर है, सॉइल है। तो अगर ऐसे फैक्टर्स में किसी भी तरह का स्ट्रेस कोई ऑर्गेनिज्म फेस करे तो वो ऑर्गेनिज्म उस सिचुएशन में किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स। Okay, so responses to abiotic factors. So sometimes an organism face a stressful condition. So वो जो stressful condition है, स्ट्रेस हो सकता है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सेस हो, या आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा वो चीज़ हो रही हो सकता है वो चीज़ बहुत कम हो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एरिया पे कोई ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को फेस कर रहा है, दैट इज़ अ स्ट्रेस। और अगर किसी एरिया में कोई ऑर्गेनिज्म बहुत कम टेम्परेचर को फेस करता है, दिस इज़ ऑल्सो स्ट्रेस। सो हो सकता है ये लो या हाई टेम्परेचर की बात हो सकता है ये एक्सेस वाटर और ड्रॉट जैसी कंडीशन की बात हो, या तो पानी की बहुत ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट है या पानी की बहुत कमी है। हो सकता है एडवर्स पीएच हो, एसिडिक जो है एसिडिक इन्वायरमेंट हो सकता है, बेसिक इन्वायरमेंट हो सकता है, सॉल्ट कंसंट्रेशन एक्सेट्रा। सो बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म स्ट्रेस फील करता है। सो इन यूनिफॉर्म इंटरनल इन्वायरमेंट अलाउ बायोकेमिकल प्रोसेसेस। अगर आपकी बॉडी का या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का इन्वायरमेंट जो है वो यूनिफॉर्म है, उसका इंटरनल या आप बोल सकते हो उसका बॉडी इन्वायरमेंट यूनिफॉर्म है, तो वैसा इन्वायरमेंट अलाउ करता है बॉडी को बायोकेमिकल प्रोसेसेस स्टार्ट करने के लिए। सो बायोकेमिकल प्रोसेसेस आर द वाइटल फॉर आवर बॉडी फंक्शंस, and these biochemical processes are responsible for the overall fitness of an organism. इकोलॉजी में हम जब भी बात करते हैं ओवरऑल फिटनेस की, दैट इज रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव एबिलिटी या रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। ठीक है, तो वहाँ पे हम जो बात करते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म को हम फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं अगर उसकी बॉडी में बायोकेमिकल प्रोसेसेस अच्छे से चल रही हैं। और बायोकेमिकल प्रोसेसेस को अच्छे से चलाने के लिए अब बॉडी शुड हैव मेंटेन इट्स इंटरनल इन्वायरमेंट। उसके बाद अगर हम बात करें सो how you can uniform your body temperature. So it can be uniform by thermal regulation and osmoregulation. So thermo something related with the temperature. अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम थर्मो वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो थर्मो रेगुलेशन बॉडी को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है टेम्परेचर जो है बॉडी का वो मेंटेन करना, दैट इज समथिंग थर्मो रेगुलेशन। एंड बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को, ठीक है, बॉडी में क्या आ रहा है क्या जा रहा है उस चीज़ को रेगुलेट करना इज ऑस्मो रेगुलेशन। सो अगर आप एग्जांपल देख सकते हो, मैंने कुछ इमेजेस लगाई हैं। यू सी अ डॉग, ठीक है, एक स्नो में जो है वो डॉग है। तो इस तरह की जो एग्जांपल्स आप देख सकते हो जो बहुत ही ठंडे इलाके हैं, ठीक है, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वैसे इन्वायरमेंट में आप अडेप्टेशन वाला वो हम जो लेक्चर मैंने अपलोड किया वो देख सकते हो। उसमें हमने पूरी तरह से इसको डिस्क्राइब किया। यहाँ मैं आपको इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस। तो वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो अपनी बॉडी को उस हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बिना ऑस्मो रेगुलेशन की अगर बात हो तो अगर आप देख सकते हो एक फिश है जो कि एक एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहती है जहाँ का वाटर जो है उसमें सैलिनिटी ज़्यादा है, तो वो किस हिसाब से ऑस्मोसिस कर रही है, बॉडी में जो सॉल्ट है वो डिफ्यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो किस तरह से बॉडी के अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, वो ऑस्मो रेगुलेशन में आएगा, ठीक है। सो ह्यूमन के केसेस में क्या है, ह्यूमन जो है वो सब ऑर्गेनिज्म से काफ़ी एडवांस है। तो अगर हमें गर्मी लग रही है तो हम एसीज का यूज़ करेंगे, और वैसे ही अगर हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो हम हीटर का यूज़ करेंगे। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड आर्टिफिशियल मेथड। ओके, सो यहाँ एक
टर्म दी हुई है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म है। व्हाट इज होम्योस्टेसिस? एक्चुअली इट इज अ प्रोसेस दैट इन विच लिविंग थिंग्स यूज टू एक्टिवली मेंटेन फेयरली स्टेबल कंडीशंस नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर और एक्सटर्नल टेम्परेचर में एक बैलेंस क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। ठीक है, होम्योस्टेसिस की जो डेफिनेशन है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछ लिया जाता है। नाउ कमिंग टू द हाउ डू अदर ऑर्गेनिज्म कॉप विद दिस सिचुएशंस। हमने जो बात किया वो पर्टिकुलर हमने ह्यूमंस की किया या एक डॉग और फिश की एग्जांपल लिया। सो व्हाट अबाउट द अदर ऑर्गेनिज्म, हाउ दे कॉप अप विद दीज सिचुएशंस? ऐसी सिचुएशंस में और ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? सो इस तरह में हमारे पास तीन तरह के जो कैटेगराइज किए गए हैं ऑर्गेनिज्म। नंबर वन, रेगुलेटर्स, इसको बोलते हैं रेगुलेट, बॉडी को रेगुलेट करते हैं। कैसे रेगुलेट करते हैं? दे मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी इन्वायरमेंट बाय होम्योस्टेसिस। तो जैसे कि हमने बात किया, होम्योस्टेसिस समथिंग दैट वी मेंटेन आवर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, सो ऑल मैमल्स, इसमें मैमल्स और बर्ड्स जो है, एंड फ्यू वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिज्म है जो रेगुलेट जो कैटेगरी में आते हैं। सो कैसे रेगुलेट करते हैं? थर्मोरेगुलेशन जो हमने ऑलरेडी बात कर ली है। ह्यूमन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड और यू कैन से 98.6 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, तो अगर हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो हम जैसे ठंडे पानी का यूज़ करें। फॉर एग्जांपल समर सीजन में आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है। क्यों? क्योंकि बॉडी बहुत बाहर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बॉडी को अंदर जो है, बॉडी अपना टेम्परेचर कैसे जो कूल करेगी, ठीक है, विद बाय प्रोड्यूसिंग स्वेट। ठीक है, आप इस इमेज में देख सकते हो, इस आदमी को पसीना आ रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है। अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और अंदर का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो दोनों में ही गर्मी प्रोड्यूस होगी। पर हमें क्या करना है? अगर बाहर ज़्यादा गर्मी है तो हमें बॉडी को ठंडा रखना है। दिस स्वेट हेल्प्स टू रिड्यूस द टेम्परेचर एंड मेंटेन द कूलिंग इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं सर्दी के मौसम में बहुत जो हम शिवर करते हैं, कांपते हैं। ठीक है, हम हाथ को ऐसे रब करते हैं। वाई? टू प्रोड्यूस द हीट सो दैट वी कैन कॉप अप विद द हाई टेम्परेचर। बाहर बहुत गर्मी सर्दी है, सॉरी, विद द लो टेम्परेचर, बाहर बहुत सर्दी है, तो बॉडी एक हीट प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से वी मे एबल टू कॉप अप विद सच सिचुएशंस। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लांट्स के बारे में कि हाउ डू दे प्लांट्स दे कॉप अप विद सच सिचुएशंस। सो दे कीप देम कूल बाय ट्रांसपिरेशन। यू नो व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन is the removal of excess water। ठीक है, प्लांट में अगर बहुत ज़्यादा पानी चला जाए तो वो क्या करते हैं? वो एक्सेस वाटर को रिमूव करते हैं थ्रू द स्टोमेटा, थ्रू द लेंटिसल्स, ठीक है, थ्रू द पोर्स ऑल्सो। सो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। होम्योस्टेसिस डन बाय फिजियोलॉजिकल एज वेल एज बिहेवियरल। ठीक है, सो ट्रांसपिरेशन की मैंने यहाँ पे एक इमेज लगाई है, यू कैन सी। यहाँ पे एक प्लांट पे आप ड्यू ड्रॉप्स देख सकते हो। क्यों? क्योंकि इस प्लांट में ऑलरेडी पानी बहुत ज़्यादा चला गया था। इस पानी की इस प्लांट को इतनी ज़रूरत नहीं थी, तो इसने क्या किया? इसने पानी को बाहर निकाल दिया ताकि वो अपने आप को जो अपना इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ मेंटेन कर सके। सो दिस होम्योस्टेसिस कैन बी डन बाय टू मेथड्स। नंबर वन फिजियोलॉजिकल एंड नंबर टू बिहेवियरल। फिजियोलॉजिकल कैसे? बाय प्रोड्यूस हीट इंटरनली। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म बाहर अगर बहुत ठंड है, अंदर अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए दे प्रोड्यूस हीट इंटरनली, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं एंडोथर्म्स। एंडो मीन्स अंदर, ठीक है, और थर्म्स मतलब टेम्परेचर। तो अंदर का टेम्परेचर जब बढ़ा देंगे, मैमल्स के पास ऐसी एबिलिटी है। अगर हम खुद की बात करें, हमारे पास ऐसी एबिलिटी है। सेकेंड है बिहेवियरल। आप बिहेवियरल मेथड से कैसे कॉप कर सकते हो सिचुएशन के साथ? बाय प्रोड्यूस हीट एक्सटर्नली। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं एक्टोथर्म। फॉर एग्जांपल लिजर्ड। लिजर्ड की मैंने बात अडेप्टेशंस में भी की है। अगर ठंडा मौसम है फॉर एग्जांपल, तो लिजर्ड क्या है? धूप सेकने के लिए बाहर जाएगी। ठीक है, अगर मौसम ठंडा है तो वो जो अपनी बुर्ज में अंदर चली जाती है। तो इस तरह से वो अपने टेम्परेचर को क्या है? कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, सो दिस इज हाउ होम्योस्टेसिस कैन बी डन बाय फिजियोलॉजिकल एज वेल एज बिहेवियरल। नेक्स्ट है कॉन्फॉर्मर्स। रेगुलेट के बाद जो है सेकंड
हमारा जो ऑर्गेनिज्म है सेकंड टाइप के, उनको हम बोलते हैं कॉन्फॉर्मर्स. सो 99% ऑर्गेनिज्म दे आर नॉट एबल टू मेंटेन लाइक द रेगुलेटर. जैसे रेगुलेटर अपनी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, 99% ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर हाउ द रेगुलेटर्स कैन. So but they can change with the ambient environment. Ambient environment something is that is your surrounding environment. So there is a question आपकी NCERT के जो है बुक में क्वेश्चन है, although constant internal environment is a beneficial, then why these conformers had not evolved to become the regulators. अगर रेगुलेटर्स जो है वो बेनिफिशियल है तो 99% जो कन्फॉर्मर्स है उन्होंने अपने आप को एवोल्यूशन के साथ रेगुलेट क्यों नहीं किया? बिकॉज थर्मो रेगुलेशन इज अ एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव मीन्स ये जो प्रोसेस है दैट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव. इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी को यूज़ करना पड़ता है. और 99% जो कन्फॉर्मर्स हैं वो खुद को इतना मे बी दे आर नॉट दैट मच एबल कि वो इतनी ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंड कर सकें फॉर हीट गेन और लॉस. So this heat gain or loss or this heat exchange is a function of surface area. किसी ऑर्गेनिज्म का सरफेस एरिया ज़्यादा है कम है उसके ऊपर डिपेंड करता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एरिया दीज ऑर्गेनिज्म आर फर्दर ऑफ टू टाइप. ठीक है. सो पहले जो स्मॉल एनिमल्स हैं उनका जो सरफेस एरिया है वो लार्ज है. ध्यान से सुना, ये सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम है. ठीक है. दिस इज अ सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम. अगर कोई एनिमल स्मॉल साइज का है तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा. इसको आप ऑपोजिटली देख सकते हो. अगर कोई ऑर्गेनिज्म लार्ज साइज का है तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी हीट लॉस ज़्यादा होगी. ठीक है. सो स्मॉल एनिमल्स हैव अ लार्ज सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम टू रिड्यूस हीट फास्ट. ये उतनी, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उतनी हीट ज़्यादा ये जो है रिड्यूस करेंगे. और on the other hand the large animal have a small surface area by volume, they reduce heat very slow. For example, if you see the images, this hummingbird, okay, ये hummingbird का जो साइज है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल साइज की है. ठीक है. ये hummingbird है, अगर इसका आप साइज देखो तो ये स्मॉल साइज की है और इसका जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है. तो ये फास्ट जो है वो हीट लॉस करती है. On the other hand, if you look at the example, this polar bear, they have a small surface area. ठीक है. क्योंकि ऑलरेडी ठंडे इलाके में है, अगर ज़्यादा जल्दी हीट को रिड्यूस करेंगे तो इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा. तो ये लार्ज एनिमल, इनका जो सरफेस एरिया है वो स्मॉल है, जिसकी वजह से ही हीट को रिड्यूस काफ़ी स्लो करते हैं. ओके. नेक्स्ट है पार्शियल रेगुलेटर्स. ठीक है. अभी तक हमने रेगुलेटर्स की बात की जो अपनी बॉडी को मेंटेन कर लेते हैं, उनको हम रेगुलेटर्स बोलते हैं. उसके बाद हमने कॉन्फॉर्मर्स की बात की है जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को उस हिसाब से रेगुलेट की जैसे मेंटेन नहीं कर पाते. नाउ कमिंग टू द थर्ड टाइप, दैट इज पार्शियल रेगुलेटर. पार्शियल रेगुलेटर्स के जो है दे हैव एबिलिटी टू रेगुलेट देमसेल्व्स, बट इनके पास एक सर्टन लिमिटेड रेंज है जिस रेंज तक ये अपने आप को एज अ रेगुलेटर्स काम कर सकते हैं. बट बियॉन्ड दिस रेंज दे बिकम कॉन्फॉर्मर्स. तो इनके पास दोनों ही जो एबिलिटी है, दे बिहेव एज अ रेगुलेटर्स एज वेल एज कॉन्फॉर्मर. ये आपको जो एक एग्जांपल दिखाई गई है, दिस लिजर्ड, इसके पास दोनों ही एबिलिटीज है टू बी अ रेगुलेटर एज वेल एज दिस पार्शियल रेगुलेटर्स. तो इसके बाद आपकी NCERT में एक ग्राफ दिया गया है. ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना. ठीक है. एक तरफ आप देख सकते हो इंटरनल लेवल. ठीक है. दूसरी तरफ आप देख सकते हो दिस इंटरनल लेवल और एक्सटर्नल लेवल. ठीक है. लेट मी चेंज द कलर. ओके. सो एक्सटर्नल लेवल पे हम बात कर सकते हैं. मान लो ये टेम्परेचर की बात चल रही है, यहाँ पे टेम्परेचर 5 है, 10 है, 15, 20, 25, 30, 35 एंड सो ऑन. और इसी हिसाब से इधर भी है टेम्परेचर इन सेल्सियस में जो टेम्परेचर है. ठीक है. तो अब देख लो, सबसे पहले हम रेगुलेटर्स की बात करेंगे. हमने जैसे बात की, जो रेगुलेटर है दे हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. ठीक है. देयर इज नो चेंज. ठीक है. ये बिल्कुल सीधा जा रहा है, देयर इज नो चेंज. तो रेगुलेटर्स में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है. इन केस ऑफ कन्फॉर्मर्स ये क्या है, ये टेम्परेचर के साथ साथ अपने आप को चेंज कर लेते हैं. ठीक है. कन्फॉर्मर्स
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये बॉडी का टेम्परेचर भी उस हिसाब से चेंज कर लेते हैं कॉन्फॉर्मर जो है, ठीक है। हालांकि इनके पास जैसे रेगुलेटर्स के पास एक एबिलिटी है वैसी एबिलिटी नहीं है रेगुलेट करने की। और थर्ड जो है दे आर कॉन्फॉर्मर्स और सॉरी दे आर रेगुलेटर्स, ये कॉन्फॉर्मर हैं किसी एक रेंज तक, यहाँ तक ये कॉन्फॉर्मर की तरह काम कर रहे थे कॉन्फॉर्मर, बट बियॉन्ड दिस रेंज दे एक्ट एज रेगुलेटर्स, ठीक है। तो इनके पास दोनों जैसी एबिलिटी है, दे कैन परफॉर्म लाइक कॉन्फॉर्मर बट एट सर्टन रेंज दे एक्ट एज रेगुलेटर्स। तो इस ग्राफ को आप अच्छे से समझ लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। नेक्स्ट है कुछ और जो स्ट्रेटजी हैं जिनके जो एक शॉर्ट टाइम जो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है, किसी कम टाइम के लिए आया, मान लो थोड़ी गर्मी आई है किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए आई है, या वहाँ फूड अवेलेबिलिटी है जो पर्टिकुलर सीजन में नहीं हो रही, मेटिंग में कोई डिस्टर्बेंस है, तो वैसी इन्वायरमेंट में कॉप करने के लिए सो सम ऑर्गेनिज्म अडेप्ट सम स्ट्रेटजी। सो सबसे पहले माइग्रेशन, मैं सबसे पहले बता दूं दिस स्लाइड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। सो माइग्रेट जो हम यूजुअली दिस इज द इंग्लिश का वर्ड है माइग्रेट कर जाना एक जगह से दूसरी जगह। सो बर्ड्स मूव अवे टेम्परेरली, ठीक है, टेम्परेरी पीरियड के लिए ये मूव करते हैं और वापस जब कंडीशंस नॉर्मल कंडीशंस आती है तो ये वापस आ जाते हैं। सो टेम्परेरली दे मूव अवे टू अवॉइड स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट दैट इन्फ्लुएंसेस फूड अवेलेबिलिटी नंबर 1, मेटिंग नंबर 2 एंड एग लेइंग, और भी हो सकते हैं। सो आपको एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बर्ड्स माइग्रेट क्यों करते हैं। अगर उनकी फूड अवेलेबिलिटी में, मेटिंग में, एग लेइंग में किसी तरह की डिस्टर्बेंस आ रही है सो वो जो है माइग्रेट करेंगे। उसके बिना आपके एनसीईआरटी में एक स्पेशल दिया हुआ है कि एक नेशनल पार्क का नाम है दैट इज क्योलेडो नेशनल पार्क जो भरतपुर राजस्थान में है। इट होस्ट मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स दैट कमिंग फ्रॉम द साइबेरिया एंड अदर कोल्ड और नदर्न रीजन, ठीक है। सो क्योलेडो नेशनल पार्क भरतपुर में है जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, ठीक है, साइबेरिया से आते हैं। सो आप देख सकते हो इमेजेस में माइग्रेटरी बर्ड्स एक झुंड में आते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सीजन में फॉर देयर फूड, मेटिंग एंड एग लेइंग। उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है दैट इज सस्पेंड। सस्पेंड इज स्टॉप फॉर अ टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम तक ये क्या है खुद की डेवलपमेंट को रोक देते हैं। सो इन लोअर ऑर्गेनिज्म दे प्रोड्यूस थिक वॉल्ड स्पोर्स टू हेल्प ओवरकम स्ट्रेस। मान लो किसी हम लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें, हम किसी एल्गी की बात करें, ठीक है, सो ये किसी जूस्पोर की मैं बात कर रहा हूँ। सो मान लो कि इन्वायरमेंट इसके लिए सुटेबल नहीं है, तो क्या करेंगे, ये अपने अराउंड एक थिक वॉल बना लेंगे, ठीक है, ये अपने अराउंड एक थिक वॉल डेवलप कर लेंगे। सो ये थिक वॉल क्या करेगी, इनको जर्मिनेट करने, जो जर्मिनेशन को रोकेगी ये थिक वॉल, ठीक है। तो दिस इज हाउ स्मॉल ऑर्गेनिज्म कॉप विद द एनवायरनमेंट एंड दिस स्ट्रेटजी इज कॉल्ड सस्पेंड। उसके बाद एनिमल दैट कैन माइग्रेट, जो एनिमल माइग्रेट नहीं कर सकते वो कौन सी स्ट्रेटजी अडेप्ट करेंगे, दे अडेप्ट हाइबरनेशन, एस्टिवेशन एंड डायापोज। दिस इज ऑल्सो अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस टॉपिक। हाइबरनेशन इज समथिंग विंटर स्लीप, ठीक है, एस्टिवेशन इज समर स्लीप। सो जो ऑर्गेनिज्म माइग्रेट नहीं कर पाते विंटर्स के दौरान वो एक स्लीप जो है लॉन्ग स्लीपिंग में चले जाते हैं ताकि उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रुक जाए और उनकी जो एनर्जी है वो एक्सपेंड ना हो। इन सेम इन द केस ऑफ एस्टिवेशन, समर स्लीप में जो है वो ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं, ठीक है। उसकी हम नेक्स्ट स्लाइड में अगर मैं आपको डिस्कस करूँ उनकी एग्जाम्पल्स के साथ। सो हाइबरनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड विंटर स्लीप। सम एनिमल्स हाइड देमसेल्व्स in a shelter and slows down their metabolism, for example bear, squirrels etc. सर्दियों के मौसम में अगर आप देखोगे जो बियर है, पोलर बियर वगैरह, वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं क्योंकि वो अपनी एनर्जी एक्सपेंड नहीं करना चाहते और वो एक विंटर स्लीप में, एक थोड़ी लॉन्ग टर्म की स्लीप में चले जाते हैं। एस्टिवेशन इज समर स्लीप ड्यू टू हीट एंड डेसिकेशन, जहाँ बहुत गर्मी है, जहाँ सूखे जैसी कंडीशन है, वहाँ पे स्नेल्स एंड फिशेस जो हैं वो एस्टिवेशन में चली जाती हैं। एक थर्ड जो है डायापॉज, दे स्टॉप डेवलपमेंट फॉर एग्जांपल इन मैनी जू प्लैंक्टॉन्स, ठीक है, जो समुंदर में जो हमारे
जू प्लैंक्टन, छोटे छोटे एनिमल्स जो हमें मिलते हैं, और इंसेक्ट्स ऑल्सो दे शो डायापोज. यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो, दिस इज अ पोलर बियर. सो ये पोलर बियर है और ये स्नेल्स हैं, ठीक है, स्नेल्स. सो पोलर बियर है वो चले जाते हैं हाइबरनेशन में, और स्नेल्स हैं वो चली जाती हैं एस्टिवेशन में. इस तरह से ये अपनी मेटाबॉलिज्म को किसी पर्टिकुलर टाइम तक रोक लेते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स. इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है हम एक बार चेक कर लें, एक बार रिवाइज कर लें थोड़ा सा. लेट मी जूम. ओके, सो रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर में हमने बात की कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशन, हो सकता है वो हाई टेम्परेचर हो सकता है वो लो टेम्परेचर हो. उसमें एक ऑर्गेनिज्म खुद की जो है यूनिफॉर्म इंटरनल बॉडी को कैसे मेंटेन करता है. उसके बाद ये कैसे अपनी बॉडी को यूनिफॉर्म कर सकते हैं बाय थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन. होम्योस्टेसिस है अपनी बॉडी का एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन करना. सो कैसे जो है ऑर्गेनिज्म कॉप करते हैं इस सिचुएशन के साथ. दे अडेप्ट सम स्ट्रेटजीज लाइक रेगुलेट, दे वन सेकेंड, ओके, दे कैन रेगुलेट, okay, so they can regulate by physiological as well as behavioral method, or they can be conformers, they can be partial regulators. उसके बाद जो हमने एक ग्राफ किया है, ठीक है, उसके बाद कुछ और स्ट्रेटजी है जैसे माइग्रेशन, सस्पेंड, और इसके बिना जो एनिमल्स माइग्रेट नहीं कर सकते वो हाइबरनेशन, एस्टिवेशन और डायापॉज जैसी जो स्ट्रेटजी है वो अडॉप्ट करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर थर्ड लेक्चर. गाइज अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो, आई होप कि आपको ये समझ आया हो. अगर फिर भी आपको किसी भी तरह की इस टॉपिक में दिक्कत है, इसके बिना आपको जो हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कर लिए उसमें किसी भी तरह की क्वेरी है, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. थैंक यू.